नमस्कार। 1 अगस्त 2024 को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया। वो फैसला ये था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण अब तक मिलता आया है, उसमें सब कैटेगरी यानी कोटे में भी कोटा बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के इस फैसले में एक जज ने विरोध किया, 6 का 1 मत था, और उनका यह कहना था कि बहुत सारी जातियां दलितों में भी पीछे छूट गई हैं, अब उनको अलग से ऊपर उठाने का वक्त आ गया है। हालांकि तमाम वो नेता, उसके बहुत सारे तर्क दिए गए कि आंध्र प्रदेश में एक जाति है दलितों में, वो पुजारी की है, उसका 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 स्तर ऊंचा है। आंध्र प्रदेश में माला और मडिका जो जातियां हैं, माला लोग बुनाई का काम करते हैं, मडिका जो है वो चमड़े का काम करते हैं। माला और मडिका में भी अंतर है, वो अपने को सुपीरियर समझते हैं, और आज तक का जो रिजर्वेशन है उसका ज्यादा फायदा माला जाति के लोगों को हुआ, मडिका का नहीं हुआ। बहुत सारे तर्क इसके उसमें दिए गए, और ये भी दिया गया कि तमाम समाज शास्त्र की किताबों में इस तरह का उल्लेख है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुसूचित जाति के मंदिरों में भी प्रवेश, यानी उनके अपने समाज में भी जाति विभेद है, और इसलिए जो पीछे छूट गए हैं उनको भी इस मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सब कैटेगरी बना के राज्य सरकारें, निर्देश था कि राज्य सरकारें रिजर्वेशन दे सकती। इस फैसले का ज्यादातर बड़े दलित नेताओं ने विरोध किया, जिसमें मायावती, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले जो महाराष्ट्र से आते हैं, चिराग पासवान, इन लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध का आधार यह था कि दरअसल दलितों में और शेड्यूल कास्ट में का जो मामला है वो सामाजिक असमानता का ज्यादा है, सामाजिक ज्यादा है, आर्थिक कम है, शैक्षणिक कम है। वजह कारण यह दिया गया कि छुआछूत, अस्पृश्यता, और इनकी बस्तियां अलग बनाई जाती थी, और जाति के हिसाब से इनके चमड़े का काम, किसी को मल ढोने का काम, किसी को इस तरह के कामों में रखा गया था। तो ये सारे वो लोग हैं जो छुआछूत से और अस्पृश्यता की मार खाए लोग हैं, इसलिए आपस में वर्गीकरण करना ठीक नहीं होगा, और ये एक तरह से दलित आबादी में और दलित एकता में फूट डालने की बात है। इसका विरोध किया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक दल या तो शांत रहे, खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि वो उप वर्गीकरण के समर्थन में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परहेज रखा। लेकिन आज ये चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं कि हरियाणा की सरकार ने जो पहला फैसला किया है उसमें 20% आरक्षण, हरियाणा में 20% आरक्षण, चूंकि जनजाति वहां पर नहीं है तो अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण दिया जाता है। तो 10% अनुसूचित जाति के लिए और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 10%, जिसमें कहा जा रहा है कि 36 जातियां शामिल हैं, जिसमें वाल्मीकि, धनक और तमाम जातियां हैं, उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था उसी समय नायब सिंह सैनी ने एक कमेटी जो गठित की थी, उसकी रिपोर्ट आई, उन्होंने उसको लागू करने के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा भी था, लेकिन उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, लेकिन उनके वोटर्स को मैसेज चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी राज्य सरकार चुनावी दृष्टि से राजनीतिक फायदे के लिए इसका वर्गीकरण या इस तरह का फैसला नहीं ले, उनको एक पर्याप्त और पुख्ता आधार होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, उस आधार पर यह होना चाहिए। लेकिन क्या देश में कोई भी सरकार बिना राजनीतिक फायदे के लिए कोई फैसला लेती है? बिना राजनीतिक नफा नुकसान देखे कोई सरकार फैसला लेती है? दूसरी बात यह है कि जब कमेटी की रिपोर्ट, हर सरकार कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उसकी उसी मन माफिक रिपोर्ट आएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला करती है। ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार का है, और कुछ जैसा मैंने कहा कि इसका विरोध भी मायावती की तरफ से हुआ कि ये दलितों में फूट डालने की बात है। लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट को यह मामला संवैधानिक पीठ में आया तो सुप्रीम कोर्ट, बात क्या थी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और संवैधानिक पीठ तक आया। दरअसल पंजाब सरकार ने एक फैसला किया कि मजहबी सिख
और वाल्मीकि को अलग से आरक्षण देने का उन्होंने प्रावधान किया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उसने कहा था कि अनुसूचित जाति को तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, इसलिए राज्य सरकारें इस पर फैसला नहीं ले सकती। इसी तरह का आंध्र प्रदेश में भी एक सब कैटेगराइज करने का मामला आया था, लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को हाई कोर्ट ने पहले रद्द कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। तो उन्हीं फैसलों को लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ में आई थी, जिस पर यह फैसला हुआ और संवैधानिक पीठ ने 2004 के यानी 20 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और इसके बाद राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि वो सब कैटेगरी चाहे तो लागू कर सकती है। हरियाणा इस दिशा में पहला राज्य है जिसने तीसरी बार सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति का सब कैटेगराइजेशन कर दिया। अब इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या बातें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हरियाणा में इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 2 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, वो दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। और इसके बाद जो 17 अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा विधानसभा में सीटें थी, विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीत ली और वो पिछली बार के अपने आंकड़े को करीब करीब दूना करने में कामयाब हुई। मामला यह है कि जो CSDS एक एजेंसी है, उसका एक आंकड़ा है जिसके मुताबिक 50% से ज्यादा जाटो वोटरों ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सपोर्ट किया, जबकि 35% अनुसूचित जाति ने 35% अनुसूचित जाति के लोगों ने 55% अनुसूचित जाति के लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और 35% बीजेपी को किया। उसी CSDS के आंकड़े बताते हैं कि 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जाटव और गैर जाटव के हिसाब से अगर देखा जाए तो गैर जाटवों ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया है। वजह यह भी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते वक्त ही नायब सिंह सैनी ने एक कमेटी का गठन करके उसकी रिपोर्ट आई थी और उसको लागू करने की बात कहते हुए चुनाव आयोग को उन्होंने परमिशन मांगने के लिए वो रिकमेंडेशन भेजी थी, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, लेकिन वोटरों तक संदेश पहुंच गया था। अब सवाल यह है कि जब राज्य सरकारें कोई फैसला चुनाव की दृष्टि से या राजनीतिक फायदे नुकसान की दृष्टि से नहीं लेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आंकड़ों के हिसाब से होना चाहिए, राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो जो पूरा का पूरा मामला है, हरियाणा पहला राज्य है जिसने अनुसूचित जाति में सब कैटेगराइजेशन कर दिया। अब बात यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया कैसे, मैंने आपको बताया। तो इसके बाद अब राजनीति किस करवट जाएगी, जीतन राम मांझी जैसे लोग और दूसरे लोग, देखिए आंध्र प्रदेश में माला और माडवा जाति के लोग हैं। माला और मडिगा माला काम करते हैं बुनाई का और मडिगा काम करते हैं चमड़े का। माला लोग मडिगा लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं। एक समाजशास्त्री शाह हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बहुत सारे दलितों में भी एक वर्ग ऐसा है जिनको दलित पुजारी मानते हैं और वो अपने को उनसे सामान्य दलितों से श्रेष्ठ मानते हैं। बहुत जगह ऐसा भी है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुसूचित जाति के मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। बहुत जगह रैदासिया और अलग अलग जो समाज है वो बटा हुआ है, एक मंदिरों में एक अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरा अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें जातियां नहीं है, लेकिन उनमें भी विभेद नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारे अध्ययन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, लेकिन मूल बात यह है कि इस फैसले से अब आगे क्या होगा। आगे जीतन राम मांझी ने इस फैसले का सपोर्ट किया, उन्होंने कहा इसको अलग तरीके से किया जाए। तो इस फैसले से अब जिस तरीके से ओबीसी में जब इस तरह का डिफरेंशिएशन हुआ, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जहां पर इनकी चर्चा ज्यादा है, पहले वहां ओबीसी के नाम पर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब बैकवर्ड क्लास में
जब जातिगत एक विभेद या ऊपर नीच की बात आई तो लालू यादव की काट के तौर पर नीतीश कुमार कुर्मी नेता बने और कुर्मियों के सहयोग से और कुशवाहा के सहयोग से, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्होंने अपना गठबंधन मजबूत किया। यादवों के मुकाबले जैसे बिहार में कुर्मियों के पास भी जमीन जायदाद संगठन शक्ति बराबर तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के पीछे लामबंदी की और उसी कुर्मी कुशवाहा कॉम्बिनेशन से नीतीश कुमार ने बीजेपी के अगड़ा वोटों के साथ, आप वो किताब पढ़ेंगे तो दीनानाथ मिश्रा ने कैसे मुलाकात की थी नीतीश कुमार से, और जब पहली बार गठबंधन की बात हुई थी तो उनको बीजेपी ने कहा था कि अगर आप बैकवर्ड के इन वोट कॉम्बिनेशन के साथ आए और फॉरवर्ड के साथ मिल जाए तो लालू यादव को हराने का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। वैसा बिहार में हुआ और आप देख रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों से नीतीश कुमार ने फिर अति बैकवर्ड का कोटा, महादलित का कोटा, ये कोटा विद इन कोटा का एक्सपेरिमेंट वो करते गए और कितनी मजबूत उन्होंने एक अपनी व्यवस्था बनाई। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, यादवों को छोड़ करके जितनी बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं, उनके जितने प्रतीक चेहरे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया। चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे दूसरी जाति के केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया था, यानी हर चौहान मौर्य राजभर जो दूसरी और जातियां हैं, कुर्मी पटेल, उनको एकजुट कर लिया। तो वो जो बैकवर्ड की एकजुटता थी वो अब तार तार हो चुकी। बैकवर्ड हर तरफ है, 2 तरफ है, 3 तरफ है, और वो बैकवर्ड की राजनीति करने वाले लोग कमजोर हो गए। ठीक इसी तरह से दलितों की राजनीति करने वाले, अनुसूचित जाति की राजनीति करने वाले जो मजबूत नेता है, वैसे तो मायावती का कोई जोड़ इस मामले में पूरे देश में नहीं है, आज भी वो अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी देश की नेता मानी जाती है, खास करके उत्तर भारत में। हालांकि चुनावी राजनीति में उनका प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा। चिराग पासवान भी और रामविलास पासवान भी बिहार के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर अभी है, और रामविलास पासवान थे। लेकिन जब ये सब कैटेगराइजेशन होगा तो जो दूसरी जातियां, जो अलग अलग तरह से कैटेगरी होगी, 36-32 जातियां जब कैटेगरी बनाई जाएगी तो उन जातियों के नेता भी फिर बनेंगे, और ये दलित एकता की जो बात मायावती या चिराग पासवान या जो लोग उसका सपोर्ट करते हैं उनके लिए एक परेशानी खड़ी होगी। दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज के लोग, धनक समाज के लोग, धोबी समाज के लोग, पासी समाज के लोग, तमाम जगहों पर जो पीछे रह गए, वो ये मानते हैं कि ये सब कैटेगराइजेशन होने से सारे जातियों का विकास होगा। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सब कैटेगरी के बाद उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और हरियाणा में संख्या है 20% के आसपास, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित वोटों का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ की राजनीति में। तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले हरियाणा में अगर ये फैसला लिया गया तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो जैसे महाराष्ट्र में महार जाति के जो अनुसूचित जाति हैं उनकी संख्या बहुत है, वही दलितों में संपन्न माने जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव दलितों में संपन्न माने जाते हैं और उनकी संख्या ज्यादा है, और जाटव मायावती के साथ है। और इसी तरह से अलग अलग और बाकी जो दलित हैं उनमें फूट संभव है, वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी दलित वोटों का बंटवारा हो सकता है। हरियाणा का ये जो फैसला है वो महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में धीरे धीरे अब ये सारे, क्योंकि एक राज्य में हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि आगे नहीं होगा। अभी बिहार के चुनाव होने हैं, बिहार के चुनाव में जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के मेंबर हैं वो ऑलरेडी इस बात को उठा रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अनुसूचित जाति का सब कैटेगराइजेशन की तैयारी हो रही है। और अब जो दलित एकता के नाम पे 20% वोट की बात कही जा रही है, क्योंकि 10-20% जो हरियाणा में है, 10% अनुसूचित जात, 10% अन्य अनुसूचित, तो ये जो दलित एकता या दलित वोट 20% है, वो अब बार बार कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश में अब जाटव ही मायावती के साथ है, बाकी दलित बिखरे हुए हैं इधर उधर। जब उनके नेता निकलेंगे तो फिर ये दलित एकता भी विभाजित होगी।
तो और दूसरी बात, इतनी बात कहने से अगर आपको ये लग रहा हो कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मेरा इशारा किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है, मेरा इशारा उस बड़े वोट बैंक में टुकड़े टुकड़े हो जाने का डर जो दलित नेताओं को है उसकी तरफ है। और इसमें बहुत सारी आगे जो वैसे तो जो दलितों में, अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर बनाने की बात कही गई थी, उसका विरोध तो बहुत तेजी से हुआ। भारत बंद हुआ, उसमें सब कैटेगरी का भी था, लेकिन सब कैटेगरी पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की एनडीए सरकार चुप्पी साध गई, क्योंकि वो उसके कार्ड में है, वो उसको आगे करना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, इस पर बैठक हुई और बैठक में उन्होंने कोई नतीजा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अभी हम अपने विधानमंडल दल के नेताओं से, अभी हम मुख्यमंत्रियों से, अभी हम प्रदेश अध्यक्षों से राय लेंगे, तब इस पर कुछ अपनी राय देंगे। 1 अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर आधे से ज्यादा बीत गया, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल स्टैंड इस पर नहीं लिया। लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यह फैसला ले लिया, तो अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जो भी राज्यों में सरकार आने वाली है या आएगी या जहां पर है, वहां पे अब दलितों के रिजर्वेशन में सब कोटा बीजेपी लागू करेगी। और लागू करेगी तो इसके परिणाम क्या होंगे, दलितों के बीच में ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसकी चर्चा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब क्रीमी लेयर की बात आई तो कांग्रेस 100 के करीब दलित एमपीज प्रधानमंत्री से मिलने गए और उसी दिन शाम को कैबिनेट की बैठक हुई। और कैबिनेट की बैठक के बाद भारत सरकार ने ऐलान किया कि भारत सरकार का कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करने का, यानी अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर का कहीं कोई निर्धारित करने का इरादा नहीं है। लेकिन सब कैटेगरी पर कोई बात नहीं कहेगी और हरियाणा की सरकार ने लागू कर दिया। अब मैंने जो कहा कि आपको लग रहा हो कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती, तो ऐसा नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं, रेवंत रेड्डी, उन्होंने जब ये फैसला आया तो सबसे पहले उत्साह दिखाते हुए कहा कि इस फैसले को लागू करने का उनका जो है उनका इरादा है और इस पर वो करके रहेंगे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में सरकारी नौकरी का कोई नोटिफिकेशन तब तक नहीं आएगा जब तक कि एससी रिजर्वेशन में सब कैटेगरी का मामला तय नहीं हो जाता है। उसके लिए 9 दिसंबर तक शायद एक जो कमेटी उन्होंने बनाई है उसकी रिपोर्ट 9 दिसंबर तक मानी है और उसके बाद वो वहां पर करेंगे। अब आपके समझ में आएगा, तेलंगाना में अगर रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीएम होकर वही फैसला करने जा रहे हैं जो हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बीजेपी ने फैसला किया है, तो उनका अपना राजनीतिक हित वहां के लिए। जो मैंने आपको माला और मडिगा जाति बताई, वो भी मडिगा जाति ने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके साथ अभी तक अन्याय हुआ है और सब कैटेगरी बनने से ही उनको न्याय मिलेगा। तो रेवंत रेड्डी भी जो फैसला करने जा रहे हैं वो देश की तेलंगाना की अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन है उससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अभी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू है, तमिलनाडु में स्टालिन है, इन लोगों ने भी इसकी तरफदारी की है और ये इस रास्ते पर मामला आगे बढ़ने वाला है। यानी अब अनुसूचित जाति में सब कैटेगराइजेशन मुझे लगता है कि धीरे धीरे देश भर में अब शुरू होने का कार्यक्रम हरियाणा के साथ शुरू हो गया। हरियाणा पहला राज्य है और अब दलितों के नेता नहीं होंगे। अब कोई महार नेता होगा, कोई जाटो नेता होगा, कोई धोबी नेता होगा, कोई पासी नेता होगा, कोई धनुक नेता होगा, कोई वाल्मीकि नेता होगा। अब आने वाले दिनों में ऐसे नेताओं के इस्तकबाल के लिए भी तैयार रहिए। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।